नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के सवाल में आपका स्वागत है। त्योहारी सीजन के बीच बिहार में सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। छठ पूजा के मौके पर एक बड़ी आबादी दूसरे राज्यों से अपने घर बिहार लौट रही है। इनमें वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है, इसलिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें भी जारी हैं। यही कारण है कि देश के रेल मंत्री खुद इन रेल यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे। उधर आरजेडी नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए चुनावी वादे की घोषणा के साथ महिलाओं को साधने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने जीविया दीदी को 30,000 रुपए मासिक वेतन के साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का भी वादा किया है। इसके साथ ही तेजस्वी ने संविदा कर्मियों को भी स्थायी करने की बात कही है। लेकिन हकीकत यह है कि महागठबंधन के रिश्तों की गांठ अभी तक खुली नहीं है। सीटों पर जारी संग्राम को लेकर कांग्रेस अब संजीदगी दिखा रही है, क्योंकि जेएमएम ने महागठबंधन से साथ छोड़ने की धमकी दे दी है। उधर आरजेडी नाराज बताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत तेजस्वी को मनाने पहुंचे और वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्या देर नहीं हो गई है? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि क्या कहता है बिहार का विधानसभा चुनाव। दिवाली बीत चुकी है। बिहार समेत पूर्वांचल की फिजा में छठ पूजा की तैयारियों की गूंज है। दिवाली पर पटाखों के धमाकों ने दिल्ली एनसीआर में हवा को प्रदूषित कर दिया, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला प्रदूषण कुछ हटने लगा है। लेकिन बिहार की चुनावी हवा में पटाखों के बारूद की गंध अब भी महक रही है। बिहार में धमाके अब भी हो रहे हैं, कहीं दिवाली के पटाखों के तो कहीं चुनावी वादों के। किसी के वादों की गूंज में पटाखों की आवाज दब जा रही है, तो किसी के वादे फुलझड़ी साबित हो रहे हैं। इस बीच आरजेडी की पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव ने फिर से चुनावी धमाका किया है। तेजस्वी यादव ने कई चुनावी ऐलान किए हैं। इनमें जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, जीविका दीदियों में सीएम दीदी की स्थायी नियुक्ति, जीविका दीदियों के लिए दिए गए ऋण माफ किए जाएंगे, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी, 2 साल तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और सभी संविदा कर्मी स्थायी किए जाएंगे। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितने भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितने भी जीविका दीदियां हैं जो लोन ली है, इंटरेस्ट जो उनका है, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है कि सरकार में कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है कि आउटसोर्स सब कुछ जो है संविदा कर्मियों, बिना संविदा कर्मियों के ये सरकार चल नहीं सकती है। लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है, तो जितने भी विभाग में या जिलों में या जितने भी बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसियों में जो संविदा कर्मी है, उन सभी संविदा कर्मियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। दिवाली से पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सत्ता में आने पर हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया है। तेजस्वी के चुनावी वादों पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी इसे बिहार की जनता के साथ मजाक बता रही है। बीजेपी ने तो तेजस्वी पर हमला करते हुए इशारों में लैंड फॉर जॉब घोटाले की याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी नौकरी के बदले घर और संपत्ति लेंगे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी पर नौकरी के बदले जमीन लेने की बात कहते हुए हमला बोला है। वो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले लोग क्या नौकरी देंगे? ये झूठे वादे कर रहे हैं। जीविका दीदी से कह रहे हैं कि उनको 30,000 रुपया देंगे महीने का, फिर उनको जो 10,000 मिल रहा है उससे ये लोग बड़े परेशान चल रहे हैं। तो ये लोग अभी कुछ भी कहेंगे, इनका बस चले तो कहेंगे चांद और तारे ला के देंगे। तो ये इनके चांद तारों पे किसी को यकीन नहीं है। सबको पता है लालटेन है, धुआं के अलावा कुछ नहीं देगा। छठ पूजा के मौके पर हजारों लाखों की तादाद में लोग बिहार अपने घर लौट रहे हैं। देश भर के रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर भारी भीड़ है। इनमें कई लोग हैं जो बिहार के वोटर्स हैं। वो वोट डालने के इरादे से भी बिहार पहुंच रहे हैं। यानी एक पंथ दो काज, छठ पूजा भी कर लेंगे और चुनाव में मतदाता के धर्म का पालन भी। मतदाताओं जैसा ही क्रेज नेताओं में भी है। महागठबंधन में तो पार्टियां इतनी उत्साहित हैं कि सहयोगी दलों के उम्मीदवार के सामने ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है। 6 सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी का मुकाबला, 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच टक्कर, 2 सीटों पर आरजेडी बनाम वीआईपी आमने सामने, 1 सीट पर कांग्रेस बनाम इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। इस तरह से महागठबंधन के सहयोगी दल कुछ सीटों पर आमने सामने हैं। साफ तौर पर इन सीटों पर सहयोगी दलों में खींचतान चली होगी। नतीजा अब फ्रेंडली फाइट ही सही, हार और जीत तो होगी ही। बहरहाल कांग्रेस और आरजेडी में सीटों और साझा घोषणा पत्र पर उलझन को सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को मिली। गहलोत पटना पहुंचे। तेजस्वी से लालू यादव से उनके आवास पर 1 घंटे मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव अभियान शुरू करेंगे, मिलकर प्रचार करेंगे। अशोक गहलोत जो भी कहें, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी फ्रेंडली फाइट का मसला सुलझा नहीं। तभी तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 5-7 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। मैं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर से चुनावी प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। अपने चुनावी वादों को महज वादा नहीं बल्कि प्रण बता रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि एनडीए सरकार से पहले ही महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं पहले ही चला रही है। यानी दावे दोनों तरफ से हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। अब देखना होगा कि छठी मैया किसकी चुनावी नैया को पार लगाएंगी और किसे मझधार में छोड़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि तेजस्वी के चुनावी वादों पर बिहार की जनता कितना भरोसा करेगी। देश का सवाल है कि तेजस्वी का जीविका दीदी वाला दांव महिला वोटर्स को क्या साध पाएगा। देश का सवाल है कि छठ पूजा में बिहार लौट रहे वोटर्स को तेजस्वी का नौकरी वाला वादा क्या लुभा पाएगा। और देश का सवाल है कि अशोक गहलोत की तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद भी सीटों पर सहमति क्या नहीं बन पाई है। देश का सवाल है कि लालू राज में लैंड फॉर जॉब घोटाले का खामियाजा क्या वाकई आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर चुनावी सभा में, हर प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र बीजेपी और उसके नेता कर रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नेहुरा यादव, प्रवक्ता जेडीयू, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव उनियाल, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास चलूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो क्या मानते हैं। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने जो एक बड़ी आबादी, आधी आबादी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार वोट डाले, इसका बहुत व्यापक असर जमीन पर हो रहा है। इसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी 30-30 हजार रुपए देने की बात कर दी है जीविका दीदी को।
इसके साथ साथ रोजगार की बात कर दी है। अब बीजेपी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुद्दा इसलिए बना रही है कि जनाब नौकरी देंगे तो पहले जमीन ले ली थी, इस बार तो घर ही ले लेंगे। क्या आपकी राय? जी मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। और पैनल में बैठे और साथियों को भी मेरा नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। कि बिहार की पूरी जनता जो अब मन बना चुकी है कि कैसे ये 20 साल की सरकार और 11 साल की डबल इंजन सरकार जो कि हर मुद्दों पे फेल रही है, इसलिए इससे निजात पाया जाए, सरकार को उखाड़ फेंका जाए। और देखिए 20 साल सरकार में रहने के बाद भी जब ये कुछ नहीं कर पाए तो ये 10-10 हजार का एक घूस दे रहे महिलाओं को। मैं उसको घूस इसलिए कह रहा हूं कि जब आपकी सरकार जी मुद्दों को भी नहीं जनता के सामने लेकर के आ रहे हो कि हमने ये किया है और इससे हमको वोट चाहिए। ये 10,000 रुपए एक लोन दे रहे हैं छोटा, जो कि बाद में उसकी वसूली की जाए। और जिन लोगों को दी जा रही है वो लोग ऐसे ही 2-3 फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसके लोन में और उसके कर्ज में दबे हैं। तो पैसा आने के पहले ही वो जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं उनके घर पे पहले से दबिश बनाए हुए हैं जैसे पैसा आएगा। अब दिक्कत यह है कि ये कोई अस्थाई जो समाधान चाहिए वो नहीं दे रहा है। और किसी भी चीज के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और भ्रष्टाचार तो खैर पूछिए मत। अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकारों में कही जाए तो ये इनकी सरकार है। तो ये जब कुछ नहीं कर पाए और हमारी सरकार महागठबंधन जो कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ रही है और पूरी बिहार की जो जनता है, जो शोषित वंचित अल्पसंख्यक मजदूर किसान महिलाएं जो आधी आबादी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो सबने मन बना लिया है कि अगला सीएम जो हम लोग तेजस्वी जी को बनाने जा रहे हैं तो हम उनके भी अधिकारों की निश्चित रूप से जो उनका सरोकार है, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, और सिर्फ आप सबको तो ये पैसा हम दे नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी के रूप में उनको बहाल करके और 30,000 रुपये पर मंथ उनका वेतन होगा। हम इनके तरह घूस नहीं दे रहे हैं कि 10,000 रुपये दिए और उनसे वोट खरीदने के लिए 30,000 रुपए भी देंगे। डॉक्टर निरोआ यादव को 30,000 रुपए भी देंगे और उनको स्थायी भी बनाएंगे, उनको परमानेंट बनाया जाएगा, रोजगार को युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहेंगे? 10,000 बनाम 30,000? जी मनोज जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है टेम्पोररी जो है सोल्यूशन ये लोग खोज रहे हैं कि किसी भी चीज का स्थायी समस्या नहीं हो। लोग जो है महंगाई से त्रस्त है और तमाम चीजों से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उसका अस्थायी समाधान नहीं है। बेरोजगारी से, पलायन से और डॉक्टर निहोरा को बर्बाद कर रहे, तो हम लोग उसका अस्थायी समाधान चाह रहे हैं। और सिर्फ वो वही नहीं हम कह रहे हैं, 2,500 रुपये जो माई बहन डॉक्टर निहोरा जो बात है, डॉक्टर निहोरा जवाब दे रहे हैं। हम 200 रुपया जो है और 200 यूनिट जो है बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं। शिक्षित बिहार के लिए डॉक्टर यादव भी, राकेश जी डॉक्टर यादव भी बने हुए, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी यादव साहब। वही बस 10 सेकेंड हमको दीजिए, हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। शिक्षित बिहार के लिए जो स्कूलों की ये लोग हालत बर्बाद करके रखे हैं, और सिर्फ स्कूलों नहीं, यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए। राकेश जी, अगर मुझे लगता है कि अपना घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। एक बार यादव साहब से भी पूछ लेते हैं, फिर संजीव बुनियाल साहब भी बैठे हैं। नहीं मनोज जी तेजस्वी के विरोधाभासी घोषणा पहले घोषणा किया उन्होंने कि मैं हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा। जब इस पर देश के लोग और देश के अर्थशास्त्री और मीडिया चैनल जो विद्वान लोग थे, सारे लोगों ने एनालाइज करके आलोचना करना शुरू किया तो तुरंत ही तेजस्वी पलट गए।
और आज घोषणा इन्होंने किया कि मैं संविदा कर्मियों को स्थायी बनाऊंगा। और सरकार तो, नीतीश कुमार जी की सरकार तो बना भी रही है, कई फर्म में बनाई है, लेकिन 50,000 और बचे हैं, इसको ये नौकरी देंगे। दूसरा इन्होंने कहा जीविका दीदी। देखिए, जीविका दीदी लाखपति दीदी बनी हुई है और जीविका दीदी के स्थायी नौकरी देने की बात कर रही है तेजस्वी। तो ये तमाम लोग वो बात सोचे कि जब नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए शराबबंदी किया तो कैसे कैसे नाटक आज भी लोग कर रहे हैं कि मैं शराबबंदी खत्म कर दूंगा, तो इसके लिए महिलाओं को चिंता नहीं है। बिहार में शराबबंदी है, दिल चाह बैठे कि शराबबंदी है बिहार में। अच्छा चुप रहिए ना, आप चुप रहिए ना, बीच से बोलने की आदत मत रखिए। तो ये लोग कैसे कैसे कर रहे हैं कि शराबबंदी करने के बाद क्या क्या लोगों ने किया। और इतना ही नहीं, कलकत्ता के शराब कंपनियों से पैसा भी पार्टी फंड में लिया। अब ये समझिए क्या समझौता किया होगा इन्होंने कि हम सत्ता में आएंगे तो शराब की दुकान खोल देंगे। नहीं, शराब की, डॉक्टर निहोरा यादव, शराब की बात तो आप भी ना करें, वो करेंगे, वो जब सत्ता में आएंगे देखा जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सरकार ने शराबबंदी की बात कही है। बिहार में कहाँ किस जगह शराब चाहिए तुरंत मिल जाती है, ये कैसी शराबबंदी है? अच्छा कौन है शराब? गुजरात में नहीं मिलता है? मनु जी हमको बताइए तो। जी जी, यहाँ तो फुल शराबबंदी है, क्या गुजरात में नहीं मिलता? बिहार में कहीं शराबबंदी, बिहार में शराब नहीं मिलती है? जरा सुन तो लीजिए मेरी बात। नहीं, बिहार में कहीं शराब नहीं मिलती है। अरे भाई सुन तो लीजिए ना मेरी बात जी। कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? जो शराब बेच रहे हैं और पी रहे हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही कि नहीं? सर यह देखना चाहिए कि सरकार की नीयत है। गांजा पर भी तो प्रतिबंध है, गांजा के तस्करी हो रहा है कि नहीं? अपराध भी गैर कानूनी है, तो हत्याएं हो रही है कि नहीं? और जो भी जिन चीजों पर प्रतिबंध लगते हैं, हमारा अनुभव है कि उसमें कहीं न कहीं दूसरे तरह से काम होते हैं। लेकिन ये सरकार और प्रशासन का दायित्व बनता है कि उस पर कार्रवाई करे, और मुस्तैदी के साथ हम लोगों ने कार्रवाई किया है। कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी पकड़ाए हैं, जो साफ सफाई बोलते हैं उनके लोग भी पकड़ाए हैं। तो खैर उन चीजों पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कोई 2006 से हम लोग महिलाओं के उत्थान, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जीविका दीदी को भी जोड़ने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम सरकार ने किया है, और छात्र छात्राओं को स्कूल से जोड़ने के लिए, जहाँ बिल्कुल नई छात्राएं स्कूल जाया करती थी, उसके लिए साइकिल और पोशाक योजना देकर ये सरकार ने स्कूल से जोड़ने का काम किया। अब बताइए मनोज जी, जो आज भाषण कर ले कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, हमारे सरकार द्वारा बनाए सड़कों पर घूमते हैं, कहते हैं कहाँ कुछ हुआ है, बिजली का उपयोग करते हैं, कहाँ कुछ हुआ है। यानी सारे चीजों का उपयोग करने वाले भी आज सरकार के बारे में कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं की है, इस सरकार को पलट देना चाहिए। समझ गया। संजीव बुनियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव बुनियाल साहब के पास चलूंगा, क्योंकि आपने भी अपनी बात कह ली, जेडीयू ने अपनी बात कह ली, आरजेडी ने अपनी बात कह ली। संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बेहतर तरीके से बताएंगे। संजीव जी, आपने डॉक्टर राकेश रंजन की बात को सुना, आपने डॉक्टर निहोरा यादव साहब की बात को सुना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो बातें हैं उसका निचोड़ क्या निकल कर आया? मनोज, मुझे 2-3 बातें इसमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी बात रखी, पर एक बात जरूर नजर आती है कि भारत का जो वोटर है उसमें भी बिहार का वोटर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, ऐसी जमीन बहुत इंटेलिजेंट है। सोशियो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक हो सकता है, पर वैचारिक और पॉलिटिकल समझ बहुत ज्यादा रखता है। जिस पार्टी ने अभी तक महागठबंधन नाम से एक प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं बैठ पाया, ऐसा प्लेटफॉर्म लगातार देख रहा है वो। जब आपने यात्रा शुरू की थी, दोनों भाई हाथ पकड़ के घूम रहे थे, राहुल जी और सोनिया जी के सुपुत्र और लालू जी के सुपुत्र।
पर आज तक 1.5 महीने बाद जब उनको लगा तो एक बार दोबारा से वो अपनी भी पर्सनल यात्रा में लग गए और उन्हीं जगहों पर गए जिन जगहों पर ये दोनों गए थे पहले। और आज जब नॉमिनेशन का 23 तारीख जो है वो दूसरे नॉमिनेशन का भी, दूसरे चरण का नॉमिनेशन की डेट भी निकलती जा रही है, तब भी कम से कम 20 जगह 11, 4, 5 कुछ पार्टियां इनके आमने सामने खड़ी हैं। तो क्या मैसेज देती हैं ये क्लियर कट मैसेज देती हैं कि भाई डिवाइड एंड रूल, मैं जब भी मैं और ईगोइज्म होगा तब भी हम कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे, हम कॉमन जो है गोल को अचीव करने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि कोहेसिवली हमारा कॉमन ओरिएंटेशन और कॉमन गोल, कॉमन हम एक साथ बैठ के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो हम देश और सत्ता चलाने की बात कैसे सोच सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, पॉलिटिकल पार्टी, 23, 24, 25 करोड़ शायद कहती है कि हमारे मेंबर्स हैं भारतीय जनता पार्टी, और लगभग 15-16 स्टेट्स में मनु एक छत्र राज करने वाले मोदी जी अब वर्ल्ड के सबसे प्रिय व्यक्ति, परंतु जब किसी साथी के साथ बैठते हैं तो अपने को, अहम को छोड़कर उस पार्टी के साथ मिलके एक टीम बनाने का भी जो है जज्बा रखते हैं। तो जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है ना, तब उसका झुकना, तब उसका स्वावलंबी होना और अपने आप को सर्वस्व त्याग देना बड़ा मुश्किल होता है। ये वो यज्ञ होता है जिसमें कि अपने अहम की आहुति देनी होती है। परंतु जब भी कोई सिंगल पार्टी होती है ना, एक बाप के निकली हुई पार्टी, एक पेरेंट्स से निकली हुई पार्टी, एक ही परिवार से निकली हुई पार्टी, उसमें अहम सर्वोपरि होता है, तत्व सर्वोपरि नहीं होता, देश सर्वोपरि नहीं होता, प्रदेश सर्वोपरि नहीं होता, भूमि सर्वोपरि नहीं होती, अहम सर्वोपरि होता है। सिर्फ मैं जिंदा रहूं, तुम और सबको मार दो। ऐसी बात राहुल जी की मेरे को लगता है कि जो अभी तक नहीं कहीं नजर आती है, तुम और सबको मार दो, सिर्फ मैं जिंदा रहूं। डॉक्टर राकेश रंजन मेरे साथ मौजूद है, राकेश रंजन मेरे साथ मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। राकेश रंजन साहब, जब भी आप दलों की राजनीति करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको दिल बड़ा रखना होता है। यहां पर जिस बात का जिक्र संजीव उनियाल कर रहे थे, आपको याद होगा, मुझे लगता है पूरे देश ने भी वो तस्वीरें देखी हैं, वो सभाएं देखी हैं जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे थे, बिहार में रोड शो निकाल रहे थे। उस वक्त तमाम राजनीतिक विश्लेषक और जानकार ये कह रहे थे कि साहब बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार में महागठबंधन ने बाजी मार ली है और भीड़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन वो एक कहानी है ना, कछुआ और खरगोश की कहानी है कि उस समय तो तेजी से आगे निकल गए, लेकिन आप देखिए कि पहले दौर का नामांकन खत्म हो गया, दूसरे दौर का नामांकन के 7 घंटे पहले तक सूची जारी हो रही है और भसड़ इतनी ज्यादा मची हुई है कि अब जाकर अशोक गहलोत को वहां पर पहुंचना पड़ रहा है, बैठकें करनी पड़ रही हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं है, 6 नवंबर को पहले दौर की बैठक है, मतदान है, मतदान होने वाला है, 12-13 दिन का समय बचा हुआ है। तो ये जो है, कहां आप इतनी तैयारी कर रहे थे, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी और यहां बैठकर सीटें नहीं तय कर पा रहे हैं, मन नहीं मिला पा रहे हैं, दिल नहीं मिला पा रहे हैं। नहीं मनोज जी, किसने कहा कि मन नहीं मिला पा रहे हैं, दिल नहीं मिला पा रहे हैं? महागठबंधन एकजुट है, ठीक है। कुछ चीजें जो सॉर्ट आउट लास्ट तक हमने कोशिश की और लगभग सारी चीजें सॉर्ट आउट है, और लेकिन ये कहना कि मन नहीं मिल पाया, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं से भी उचित है। चीजें नहीं, 243 में से आप 54 पे लड़ रहे हैं, 254 पे लड़ रहे हैं और जेएमएम कह रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हम महागठबंधन के साथी हैं और अब इसके बाद हमको विचार करना पड़ेगा कि हम महागठबंधन में रहें कि नहीं रहें। हो सकता है कि इस चुनाव के बाद जेएमएम अलग हो जाए, कहीं और चला जाए। तो ये कैसी, मैंने तो भाई तनातनी तो हमने चिराग पासवान की भी देखी, मांझी की भी देखी, उपेंद्र कुशवाहा की भी देखी, तमाम लोगों की तनातनी देखी, लेकिन जब सीटों की घोषणा हुई तो सबके सामने हो गई और सब अपने अपने काम से लग गए। जी मनोज जी, बात ऐसी है कि थोड़ा सा महागठबंधन और एनडीए दोनों के गठबंधन को मुझे लग रहा है कि समझने की थोड़ी सी जरूरत है, और यहाँ बैठे हमारे साथी भी हैं, समझने की थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। महागठबंधन एक बिहार में एक नया एस्पिरेशनल गठबंधन बना, हमारे हर सीटों पे जनता जो है महागठबंधन से इतनी उम्मीद लगाए बैठी है, और
सब लोगों को लग रहा है कि महागठबंधन इस बार जीत रही है और ये सत्ता से जो वर्तमान सरकार है उसको उखाड़ फेंका जाएगा। पूरी जनता जब मुंह बना ली है, तो हमारे पास एक समस्या ये है कि हर एक सीटों पे कई सारे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और हर एक उसमें से ऐसे कैंडिडेट है कि जिसे भी उम्मीदवार घोषित किया जाए निश्चित रूप से वो एनडीए के कैंडिडेट को धूल चटाएंगे। और जहां ऐसा कोई एस्पिरेशन है ही नहीं, वहां पे कोई समस्याएं कम होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है हमारा गठबंधन है, संविधान में, लोकतंत्र में, सामाजिक न्याय में भरोसा रखता है और सबके बातों को सुन के सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे कोई समझौता नहीं होता है। हमारे पास ईडी, सीबीआई और कोई ऐसा तानाशाह नहीं है कि ऑर्डर दे दे और तमाम असहमतियों के बावजूद यहाँ पे भी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं एक पक्षीय रूप से देख रहे हैं चीजों को। क्या हमारे यहाँ इतना होने के बावजूद क्या कोई शेरो शायरी आप देखे थे चिराग पासवान जी को? माझी जी है पूरा कह ही रहे दुर्योधन और कौरव कहने के रूप में लगे हुए हैं और एनडीए अपने आप को पांडव कहने की कोशिश कर रही है। और उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी तक कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि हमें तो इस सरकार का समर्थन करने में शर्म आती है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो सैक्रिफाइस करेगा वही सीएम कैंडिडेट होगा। तो किस चीज पे आगे है? ना सीएम कैंडिडेट इनका भी घोषित हुआ, ना किसी भी मसले पे किसी भी सीट की सहमति जो सीएम का चेहरा तो आपके यहाँ भी नहीं हुआ ना डॉक्टर राकेश, मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपके यहाँ भी नहीं हुआ। वहां पर कम से कम नारा तो चल रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, और बीजेपी कह रही है, कल भी हमने चर्चा की, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। किसी भी मनोज जी, किसी भी एक बड़े नेता के मुंह से ये कहलवा लीजिए कि नीतीश ही सीएम बनेंगे, नहीं है। दूसरी बात ये गोल पोस्ट इसलिए चेंज कर रहे हैं, आज तक किसी चुनाव में आप देखें जहां पे ये लोग श्योर हैं कि हम जीत रहे हैं और वहां मोदी जी का नाम छोड़ के किसी का नाम आगे करते हैं। यहाँ पे क्लियर कट है कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हार जाएंगे तो ये तो मोदी जी का नाम पे ठिकाना मरेंगे नहीं। तो दिक्कत है, सारी टेक्निकल चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर यादव, अगर महागठबंधन में ये जो बवाल हो रहा है, ये उम्मीदों की उमंग है कि उम्मीद से ज्यादा, सीटों से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतर गए, आपके एनडीए में वो उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए 243 में 243 उम्मीदवारी मैदान में। पहली बार मैं देखा हूं कि कोई गठबंधन प्रसाद की तरह सीटों का बंटवारा किया। यह भी नहीं देखा कि कौन व्यक्ति यूपी का है, कौन व्यक्ति बिहार का है, ऐसे लोगों को सिंबल दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि नॉमिनेशन के 2 घंटा पहले जो समय था उसके पहले सिंबल दिया गया। और मैं तो कई प्रत्याशियों को देखा कि पैदल दौड़ता हुआ एसडीओ के कार्यालय नॉमिनेशन करने गया, बावजूद छूट गया। तो ये सब जिस प्रकार महागठबंधन के तेजस्वी यादव और लोग भी हैं प्रसाद की तरह टिकट का वितरण किया, यह तो लग ही नहीं रहा था कि चुनाव को गंभीरता से दिया है इन्होंने, बल्कि मजाक बनाकर चुनाव को रखा है। ये तो खमियाजा इसको भुगतना इनको पड़ेगा ही। और जहां तक प्रत्याशी के बारे में ये कहते हैं, मैं करीब एक प्रत्याशी को, कम से कम आरजेडी के एक प्रत्याशी को मैं जानता हूं कि कौन क्या है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जनता के बीच में आप जाकर कहिएगा कि भाई हम 15 साल में सरकार में रहे, हम ये काम कर दिया बिहार के लिए, हम एक गरीब जनता के लिए कर दिया, हम पिछड़े अति पिछड़े के लिए कर दिया, दलितों के लिए कर दिया। हमारे पास तो मुद्दे हैं, हमारे पास मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं का सवाल हो,
अति पिछड़ों का सवाल हो, पिछड़ों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, पासमंदा के सवाल हो, कौन सा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है, एनडीए की सरकार ने काम नहीं किया है। तो यूं ही कहने से कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है, अरे भ्रष्टाचार तो हम वो दिन देखा है। नहीं तो इस बात का जिक्र तो आरके सिंह भी कर रहे हैं। डॉक्टर यादव, इस बात का जिक्र आरके सिंह भी कर रहे हैं। थोड़ा सा आरके सिंह जी को भी समझाइए, वो तो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, गठबंधन के बड़े नेता हैं। नहीं, बड़े नेता कैसे हो जाएंगे मनोज जी, बड़े नेता कैसे हो जाएंगे? कितने राजनीतिक अनुभव उनका है, रिटायर किए तब राजनीति में आए। जो 40 साल 50 साल से राजनीति कर रहा है और जमीन पर रह रहा है, ज्यादा अनुभव उसका नहीं है। अब क्यों मुखी होते हैं? टिकट मिलना नहीं मिलना, चुनाव हारना जीतना, ये राजनीति में लगे हैं। अगर हार गए तो आप दुखी हो गए। आप टिकट नौकरी छोड़कर ले लिया तो आप लोग दुखी नहीं हुए थे। ये सब राजनीति में चलता रहता है मनोज जी। अच्छा। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जो सवाल उठ रहे हैं आज के माध्यम से, वो सवाल कहीं न कहीं इनको ही नुकसान करेगा, हमको नुकसान नहीं करेगा, एनडीए को नुकसान नहीं करेगा। हम मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और इनके जैसा 243 की जगह 255-56 पर नहीं लड़ रहे हैं, हम 243 पर लड़ रहे हैं। जहां तक उपेंद्र जी कई लोग की चर्चा की, देखिए टिकट बंटवारे में अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में दबाव बनाते हैं, लेकिन जब निर्णय हो जाते हैं तो निर्णय के बाद हमारे पार्टी में किसी ने नहीं कहा कि कोई ऐसी आलोचना की। लेकिन इनके यहाँ तो पैसे का खेल हो रहा है भाई। हम भाई ये पहली बार मैं सुना कि करोड़ों रुपया लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। ये तो गठबंधन, अब वो तो हर पार्टी के ऊपर इसी तरह के आरोप लगते हैं। बहुत से ऐसे बीजेपी के लोगों को टिकट नहीं मिला, आरोप वो भी लगा रहे हैं। आप जेडीयू के लोगों को टिकट नहीं मिला, आरोप वो भी लगा रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी में बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। संजीव बुनियाल साहब जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, डॉक्टर राकेश इसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आपने तय नहीं किया। एक तो नारा आपने गढ़ दिया कि भाई 2025 फिर से नीतीश, लेकिन अचानक से देश के गृह मंत्री आए और उन्होंने कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। ये बात आखिर निकली क्या? और क्या ये बात गठबंधन को, एनडीए को नहीं पता था कि इस बात का जिक्र होगा तो जो महागठबंधन है इसका फायदा उठा सकता है? क्या वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि पिछली बार कम सीटें आने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या इस बार बीजेपी को लग रहा है कि जब परिणाम निकल कर आएंगे तो फिर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा? नहीं, मुझे लगता है कि जो गठबंधन है जिसमें कि हमारे मित्र डॉक्टर राकेश जो बता रहे थे अभी, इनको ये स्थिति बनाए रखने में फायदा होता है पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कि भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति रहने से इनको शायद थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। शायद एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हो सकता है, जबकि क्लैरिटी से सम्राट चौधरी से लेकर और सारे बड़े नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, सबने बोला है कि नीतीश जी सीएम रहने वाले सीएम फेस है। और अगर अमित शाह जी अगर ऐसे जंक्चर पर आकर ऐसी बात करते हैं मनोज जी, तो इसका मतलब है कि नीतीश जी से बातचीत होने के बाद और आपस में अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ऐसी बात को इस सार्वजनिक मंच पर कहा गया है, ओपन जो पब्लिक डोमेन में लाया गया है इस बात को। तो इसके पीछे क्या रणनीति रहने वाली है, तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी, और वो भी टॉप के 5-7 लीडर्स की क्या रणनीति रहती है ये समझ नहीं आता है। परंतु ये जरूर है कि एकजुट होकर लड़ने का जो एक मादा रखने वाली ये पार्टी है, और वो ऐसे जंक्चर पर आकर अगर नीतीश जी के लिए वो कहती है कि जीतने के बाद तय होगा, तो नीतीश जी की सहमति इसमें मेरे हिसाब से 100% होगी। हाँ, डॉक्टर राकेश की जो दूसरी बात जब इन्होंने मुझे बोला कि जो राजनीतिक रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ये क्लैरिटी से बताना चाहता हूं कि आप एज ए टीम जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक ये इस तरह की विरोधाभास बातें करने में और एक ही परिवार का वर्चस्व बनाए रखने में लोगों का मन उकता गया है। और ये कोई नहीं कह सकता नीतीश कुमार की
विदाउट करप्शन वाली, जीरो टॉलरेंस वाली ऐसी सरकार है जिसने डेवलपमेंट किया है, रोड्स पर डेवलपमेंट किया है, धरातल पर डेवलपमेंट किया है, डिजिटल डेवलपमेंट किया है, और तो और इंडियनाइज्ड जो चीजें उनकी सैनिकों के लिए और उसके लिए जो आर्मी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, डिजिटल फैक्ट्रीज और एआई का बहुत बड़ा काम जो कि कभी बिहार के लोग सोच नहीं सकते थे, वो भी हुआ है। और मुझे तो लगता है कि अगर न्यूट्रली कहता हूं कि नीतीश जी दोबारा रहते हैं या ये गठबंधन दोबारा रहता है एनडीए का, तो वो दिन दूर नहीं कि जब लोग बाहर से लेबर के लिए एक जो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि एक बहुत बड़ी लेबर जो है वो बाहर जो यहां से जो है वो जाती है, आपको भी पता है कि बिहार से बाहर जाती है, तो वो सब अपने अपने स्थानों पर रहने वाली स्थिति में दोबारा से आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर राकेश हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राकेश, अभी हमने देखा कि कल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे और आज मुलाकात भी हुई है, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है, तेजस्वी से मुलाकात हुई है। आपको नहीं लगता कि गठबंधन में ये सब पहले हो जाना चाहिए था? बहुत देर हो गई है और इसके बावजूद भी अब जब दोनों बड़े दलों के नेताओं से बातचीत हो रही है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, संकेत बेहतर निकल कर आएंगे? बिल्कुल मनोज जी, आप इस बात के लिए आश्वस्त रहें। एक गठबंधन की राजनीति में कोई भी चीजें, राजनीति है ये, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि एक तय फॉर्मूला होता है और उसी पे लेकर के बढ़ना होता है। राजनीति ऐसा होता कि ऐसी चीज है कि वर्तमान की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उस ढंग से रणनीति बनाई जाती है और उस रणनीति में हो सकता है कि उसको बनाने में और सारी चीजें उन सबको सहमति लेने में हो सकता है कि हाँ थोड़ी बहुत देर हो गई, लेकिन बाकी चीजें एकदम दुरुस्त रहेगी। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले मैं दो चीजों का और जवाब देना चाहूंगा। अभी आपके चैनल पर बैठे संजीव जी बोल रहे थे जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, तो फिर 71,000 करोड़ का जो घोटाला निकला है, जो कैग निकला है, वो क्या है? ये जो पूल जो बह जा रहे हैं बिना करप्शन के ही बह जा रहे हैं बरसात में, ये जो सृजन घोटाला क्या? इसके अलावा आप तमाम सेक्टर में देख लीजिए, फर्जी डिग्री तो छोड़ दीजिए, फर्जी डिग्री का घोटाला जो है, उसके बाद 100 करोड़ से 200 करोड़ की जमीन जो अभी खरीदी गई है, जो लग रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। जो देखिए नल जल योजना चली थी, 24,000 करोड़ रुपए का योजना, देखिए हर जगह कहीं नल लगा हुआ है तो कहीं जल नहीं मिल रहा है, कहीं जग मिल रहा है, मुश्किल से वो 30% का भी काम नहीं हुए। तो ये जीरो टॉलरेंस वाला है। शिक्षा में देख लीजिए, हर चीज में जो कमीशन खोर की पूरी ये सरकार है, एक बालू माफियाओं है कि शराब माफिया चला रहे हैं सरकार, कि जमीन माफिया चला रहे हैं, लेकिन ये सरकार जीरो टॉलरेंस है। ये जीरो टॉलरेंस है। लॉ एंड ऑर्डर पे देख लीजिए, आप आंकड़ा निकाल करके 300% से ज्यादा हत्याएं और बलात्कार और अपहरण की घटनाएं है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। और दूसरा, जो बिहार के लोगों की जो एक तरह से कह रहे हैं कि बेइज्जती किया जा रहा है यहाँ बैठ के, कि बिहार के लोग सोच नहीं सकते, वो काम नीति से कर लिया है। जो अभी अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री है, जिनको कोई देख नहीं रहा है कि सही में है कि नहीं सरकार कौन चला रहा है, वो कह रहे हैं कि बिहार के लोग सोच नहीं सकते हैं, वो चीजें वो सोच रहे हैं। वो भी बिहारी ही है, वो भी बिहारी ही है। और एक बात जान लीजिए, बिहारियों का टैलेंट पूरे देश में क्या पूरा दुनिया में जो है, सब जगह सारे पूरे विश्व में बिहारियों का जो टैलेंट है ना, उसका डंका बजता है। और उसको एक कह रहे हैं बैठ करके, बिहार के लोग जो सोच नहीं सकते हैं वो किया जा रहा है। और जिनके साथ ये लोग बैठे हैं, इस देश में पहली बार रक्षा सौदों में दलाली हुई तो एनडीए और बीजेपी थी। पहली बार ताबूत घोटाला हुआ, जिसमें सैनिकों की साइड जो होकर के ताबूत में बनता है, उसमें घोटाला एनडीए सरकार जो की है। इसके अलावा जो पेंशन की चोरी है, कमीशन चोरी है, इसके अलावा हर जगह हर सेक्टर में जो बातें हैं, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, या आप 15 लाख देने की बात हो, या आपको सिलेंडर की दाम देख लीजिए, आप 300 350 था, बहुत हुआ, महंगाई के मारा भी 1000 रुपया है। तो किस मुद्दे पे आएगी और कौन सी चीजों में जीरो टॉलरेंस है? हर चीज में आज तक चंदा जो है कहां से लिए, किसको दिए, क्या किए, कुछ नहीं पता है।
तो हर चीज में ईडी डॉक्टर नेवारा, आप सहमत हैं? डॉक्टर नेवारा, आप सहमत हैं? है ना? और एक और चीज है, शराबबंदी, अभी बोल रहे थे ना कि शराबबंदी है बिहार में। आप सहमत हैं? बिहार में शराबबंदी है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में शराब की खपत है। सारे जो पढ़ने डॉक्टर निकले नेवारा, वाले बच्चे थे जो स्कूल जाते थे वो डिलीवरी आप सहमत हैं? आवाज नहीं आ रही के आपकी बातों से जी। आवाज नहीं दे रही है। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। इनके बातों से मैं क्या पूरे बिहार की जनता और देश की जनता भी सहमत नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात ये बोल रहे हैं। राकेश जी नहीं जानते होंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय लालू यादव 1992 में गया में जो सामूहिक हत्या हुई थी, वहां से लौटने के बाद कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। ये किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो अभी तो मुख्यमंत्री नहीं ये समझ सकते हैं। घर के सामने अरे गोलियां सुनिए ना, चलती है। अरे सुनिए ना, अरे 20 साल का हिसाब दीजिए ना। आप बात हो रही है आज की, आप चल जा रहे हैं द्वापर युग में। एक ही बात में इतना नहीं लगा। यानी बिहार ऐसा प्रदेश है, पहला प्रदेश है जहाँ का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को चिट्ठी लेकर कहा कि मेरे जान का खतरा है, अगर हमसे कुछ हो जाए तो कलकत्ता हमारे परिवार को भेज दीजिए। मैं दो ही उदाहरण देता हूँ, बाकी हिंद केसरी यादव मुख्य न्यायाधीश पे पूछा आरोप पे किए और दूसरे पे इल्जाम लगाइए। अरे सुनिए ना, बकवास सुनिए तो अपना भी इतना पिछले मत लगाइए ना। ये लॉ एंड ऑर्डर का इनकी स्थिति थी। और ग्रामीण इलाकों में अगर ये जानते होंगे आप, मसूरी, दहाड़ा, गया, औरंगाबाद, आरा, तमाम इलाकों में आप जमीन चली जाइए तो वहाँ के किसान खेती करने पर बैन लगा दिया गया था। किसान खेती नहीं कर पाते थे, तो इनके लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति था। सामूहिक 108 हत्याएं हुई बिहार में, जिसमें अधिकतर दलितों की हत्याएं हुई। यही उनका लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति था। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर कम से कम बात न करें तो बेहतर होगा। जहाँ तक जीरो टॉलरेंस की बात हो रहे भ्रष्टाचार का, तो ये भी जरा बताएं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ का डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी के यहाँ उनके संपत्ति को कब्जा सरकार ने की और उसके स्कूल खुलवाई। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार के संलिप्त है सारे लोगों पर कार्रवाई सरकार की है और कर रही है। उनके अपने राज्य में बता दे कि किन अधिकारियों पर आपने कार्रवाई किया, कार्रवाई नहीं। अशोक चौधरी पे कब होगा? इतने लिप्त है कि ये जो बात बोलते हैं कतई बिहार की जनता। अशोक चौधरी के बारे में पूछ रहे हैं वो। अशोक चौधरी पे कब की कार्रवाई? भाई पॉलिटिकल आरोप लगाने से क्या ये तो पॉलिटिकल आरोप है ना। आपको सही माने में आरोप लगाना है तो अपने आने जाइए। ये तो पॉलिटिकल आरोप लगते रहते हैं कि ये पर, उससे नहीं होता है। कुल मिलाकर संजीव जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा मुझे लगता है कि चुनाव तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है लालू जी की पार्टी के प्रवक्ता को इस मैदान में आके नहीं खेलना चाहिए। चारा घोटाला 950 करोड़, मिट्टी घोटाला, रेलवे घोटाला, जमीन घोटाला, और अभी जुम्मा मैं तो एडवोकेट हूं, राउज एवेन्यू कोर्ट से 500 मीटर दूरी पर बैठता हूं, पर परिवार की एफआईआर हुई है। तो कम से कम डॉक्टर रंजन को तो स्किप कर जाना चाहिए था जीरो टॉलरेंस वाली बात। नीतीश कुमार के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप करप्शन की बात तो करो ही मत। डॉक्टर रंजन छाछ तो छाछ छल्ली बोले, जिसमें 7200 छेद, एक छेद नहीं 7200 छेद। करप्शन की बात आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। लालू और करप्शन सिनोनिमस है एक दूसरे के। लालू परिवार के साथ घोटालों का नाम हमेशा हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पहना करके बैठा दिया। तो बीजेपी संजीव जी, आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं डॉक्टर राकेश रंजन, है ना? सुनिए ना,
सुनिए ना, हाँ आप नहीं मनोज जी चले यही जाओगे। कहेंगे, आप क्योंकि सुनिए ना, आज सुनिए ना। इनको रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा जी। कि इनकी स्थिति कितनी बड़ी, जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए क्या है नीतीश की। आपने एक ही भी एफआईआर नीतीश के अगेंस्ट है, एक भी घोटाले में कोई कोर्ट ने उनको तय किया, कहीं से भी कोई एफआईआर हुई है, कोई किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगा, परंतु लालू के अगेंस्ट आज भी आपको पता है जमानत पर है लालू, मुजफ्फरपुर जमानत पर है लालू जी, जमानत पर है लालू जी, पता है ना आपको। डॉक्टर रंजन पता नहीं किस चीज में डॉक्टरी किया आपने, पढ़ लीजिए। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। आप मेरे को पर्सनल अटैक करने के बजाय आप बताइए लालू के अगेंस्ट कितनी एफआईआर है, कितनी एफआईआर है, कितनी एफआईआर है लालू के अगेंस्ट। हाँ पता लग रहा है, एक ही परिवार के चक्कर लगाने वालों का नॉलेज क्या होगी मुझे पता है। हिम्मत नहीं, एक ही परिवार के चक्कर लगाने वाले लोगों की क्या स्थिति है अभी पता लग जाएगी। 950 करोड़ और मित्रा जी खाए थे और फंसाए गए, 950 करोड़ की चारा घोटाला। अरे गाय का, भैंस का चारा खा गए, जानवर को तो छोड़ देते, नहीं जानवरों को तो छोड़ते। अब ये तो मुझे लगता है कि 14 डॉक्टर तारीख को रंजन, पता चलेगा कि हाँ। किसकी क्या स्थिति है और किसकी क्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे और तमाम अपनी अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सर्बिया की राजधानी